हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए इस सब्जेक्ट की जो यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है आपका स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव इन एचआरडी की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर आपको मैं ये पूरी यूनिट को एक ही वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें आपको डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस वन शॉट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना है। इसके जो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये पेड नोट्स हैं, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। नोट पेड परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, वहां पर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई हैं जो आपको कवर करनी है। तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज, एचआरडी, एचआरडी इंटरवेंशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, परफॉर्मेंस कोचिंग एंड फीडबैक, कैरियर प्लानिंग, ट्रेनिंग सिस्टम डेवलपमेंट, रिवॉर्ड, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड वर्क लाइफ बैलेंस, रोल ऑफ एचआर डेवलपर, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर एचआरडी, एचआर अकाउंटिंग, एचआरडी ऑडिट। इतना कंसेप्ट आपको कवर करने हैं, आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एचआरडी मतलब स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। तो स्ट्रेटेजिक एचआरडी इज अ कंसेप्ट दैट अलाइन एचआरडी प्रैक्टिस विद ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कंसेप्ट है जो कि जो एचआरडी के प्रैक्टिस है, मतलब जो एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसे अलाइन करता है ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके साथ, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो सके और जो एचआरडी की नीड है वो भी पूरी हो सके। It involves integration of human resource development initiative with the organization strategic planning process to ensure that learning and development of effort contribute to achievement of business objective। ये क्या करता है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव होते हैं, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर जो एक्शन लिए जाते हैं, एफर्ट्स करे जाते हैं, उन्हें इंटीग्रेट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के साथ, जिसके क्या हो लर्निंग और डेवलपमेंट के तो होता ही रहे एम्प्लॉय का, लेकिन उससे क्या हो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल और ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव किया जा सके। सम पॉइंट नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग एन एचआरडी सिस्टम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक एचआरडी सिस्टम डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क का नेचर कैसा है, कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग स्किल इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के पास किस तरीके के स्किल के एम्प्लॉय पहले से हैं, द करंट एचआर प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, करंटली एचआर को किस तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स है उन्हें किस तरीके से मैनेज कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप कैसी है। ये था आपका स्ट्रेटेजिक एचआरडी का कंसेप्ट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो करना है आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग और असेसिंग एन एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया एंड ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस को पहले से डिसाइड करे गए क्राइटेरिया और ऑब्जेक्टिव के साथ मेजर करा जाता है, इवैल्यूएट करा जाता है, वो कहलाता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। It is a critical component of performance management that help organization measure, monitor and improve individual and team performance। ये एक कंपोनेंट होता है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है किसी एक इंडिविजुअल या टीम मेंबर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। नेचर क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड standard goal and expectation. It provide a structured mechanism for offering feedback to employee on strength, area of improvement and overall performance। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसके अंदर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड गोल और एक्सपेक्टेशन के साथ मेजर करा जाता है और एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड करवाई जाती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किन एरियाज में उसे इंप्रूवमेंट करना है और क्या क्या उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही। फिर आता है डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व एज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग, डेवलपिंग नीड एंड क्रिएटिंग एक्शन प्लान फॉर एनहांसिंग एम्प्लॉय स्किल, नॉलेज एंड कैपेबिलिटी। ये एक तरीके से डेवलपमेंट नीड को आइडेंटिफाई करता है और एक्शन प्लान जनरेट करने में हेल्प करता है, जिससे एम्प्लॉय की स्किल, नॉलेज और कैपेबिलिटी को इनहांस किया जा सके। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटिंग टू रिवॉर्ड, प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट।
जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है किस चीज में, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, किस चीज से रिलेटेड, रिवॉर्ड, प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग और करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड। इट हेल्प मैनेजर मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस लेवल एंड कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करता है मैनेजर की इन्फॉर्म डिसीजन लेने में, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस लेवल को मेजर करने में और ऑर्गेनाइजेशन को की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करने में। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजर बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू, सेटिंग एक्सपेक्टेशंस, क्लैरिफाइंग गोल्स एंड एड्रेसिंग कंसर्न। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा के डिस्कस परफॉर्मेंस रिलेटेड जो भी इशू है उन्हें डिस्कस करवा के, एक्सपेक्टेशन सेट करके और उनके गोल्स और कंसर्न को एड्रेस करके। ठीक है, फिर आता है मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन मोटिवेट एम्प्लॉय बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर अचीवमेंट, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, अलाइन इंडिविजुअल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से एम्प्लॉय मोटिवेट भी होता है क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन उनकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करती है, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है ग्रोथ और एडवांसमेंट की, और उनके जो इंडिविजुअल गोल होते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करती है, तो इससे उन्हें मोटिवेशन फील होती है और वो एंगेज रहते हैं वर्क में और अच्छे तरीके से। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टेबलाइज द अकाउंटेबिलिटी बाय होल्डिंग एम्प्लॉय अकाउंटेबल फॉर मीटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड अचीविंग गोल। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो अकाउंटेबिलिटी स्टेबलाइज करता है क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करने के लिए अकाउंटेबल होते हैं। इट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, मेजरिंग रिजल्ट एंड मेकिंग फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ये क्या प्रमोट करता है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मेजर करके और रिजल्ट बताकर और मेजर करके। ठीक है, फिर आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट अ वन टाइम इवेंट बट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट रिक्वायर ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, फीडबैक एंड एडजस्टमेंट। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि मॉनिटर करता है, फीडबैक कर देता है और एडजस्टमेंट करता है परफॉर्मेंस को। रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू हेल्प ट्रैक प्रोग्रेस, एड्रेस चेंजिंग प्रायोरिटी एंड अडॉप्ट टू इवॉल्विंग बिजनेस नीड। जो ये रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू होता है ये आपको प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करता है, जो प्रायोरिटीज है उन्हें चेंज, जो भी प्रायोरिटीज में चेंज आ रहा है उसे एड्रेस करने में हेल्प करता है, और जो बिजनेस की नीड है उनको एडेप्ट करने में, मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में उन नीड्स को पूरा करके एडेप्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं एम्प्लॉय या परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो सबसे पहले टू कीप ट्रैक एज टू स्टेबलाइज सैलरीज एंड बोनस, पे स्ट्रक्चर, एनुअल बोनस एंड सो ऑन। एक ट्रैक रखा जा सके जिससे एम्प्लॉय की सैलरी का कि कितनी सैलरी देनी है, कितना बोनस, कितना पे, क्या पे स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना एनुअल बोनस, ये सारी चीजों के लिए करा जाता है। फिर टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय क्वालिटी एंड वीक पॉइंट सच दैट टू दैट प्लेस राइट मैन एट एक्यूरेट जॉब। एम्प्लॉय की क्वालिटी को और उसके वीक पॉइंट को समझा जाता है जिससे सही इंसान को सही जॉब पर लगाया जा सके। टू प्रिजर्व एंड इवेल्युएट ह्यूमन पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट। ये जाना जा सके कि किस एम्प्लॉय के अंदर पोटेंशियल है डेवलपमेंट और एडवांसमेंट से रिलेटेड। टू असिस्ट वर्कफोर्स विद सजेशन ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड स्टेटस। वर्कफोर्स से उनके सजेशन लिए जा सके परफॉर्मेंस और स्टेटस, जो वर्किंग स्टेटस है उससे रिलेटेड। इट सेट द स्टेज फॉर इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय वर्किंग हैबिट। एम्प्लॉय की वर्किंग हैबिट को इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि अगर उन्हें पता होगा कि हाँ हमारा अप्रेजल परफॉर्मेंस चेक हो सकता है तो वो अच्छे से काम करेंगे। फिर टू एनालाइज एंड मेंटेन एडवर्टाइजिंग एंड अदर स्किल ट्रेनिंग। एडवर्टाइजिंग मेंटेन करने के लिए और अदर ट्रेनिंग स्किल मेंटेन करने के लिए भी ये करा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब आगे हमारा प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू की, जो ये परफॉर्मेंस रिव्यू होता है इसका प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ से अब हम इस यूनिट को ना थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे क्योंकि काफी बड़ी यूनिट है। अगर मैंने सारा डिटेल में बहुत ज्यादा कवर करवाया आपको तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, 1 घंटे से भी ऊपर की वीडियो चली जाएगी। तो इसे हम थोड़ा फास्ट पेस में कवर करेंगे, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। रीड आप एक बार इसे खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस रिव्यू का प्रोसेस कैसे बिगिन होता है। सबसे पहले आपको गोल सेट करना है कि आपका गोल क्या है ये परफॉर्मेंस रिव्यू करने का, कि मतलब आप परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसे क्यों इवैल्यूएट कर रहे हैं। फिर आपको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करनी होती है। जब आप परफॉर्मेंस रिव्यू का गोल सेट कर लेते हैं और एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि हाँ एक एम्प्लॉय के अंदर ये परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना उसे परफॉर्म करना आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको उनकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना होता है कि आप देखते हैं कि एक एम्प्लॉय परफॉर्म कर कैसा रहा है। उसके बाद आपको डेटा कलेक्शन करना होता है। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आपको जो मॉनिटर करनी है परफॉर्मेंस, उसके लिए डेटा को कलेक्ट करना होता है।
फिर परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना होता है कि एक्चुअल में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फिर फीडबैक सेशन होता है। जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो जाता है तो आप एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं कि क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस के एरिया है और कहाँ कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद डेवलपमेंट प्लानिंग, तो जब उसको आप फीडबैक दे देते हैं, फीडबैक देने के बाद आपको उसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए, उसे वेरियस टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाने चाहिए जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए और अपने आप को डेवलप कर पाए। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब आप उसे ये सारी चीजें ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवा दें, उसके बाद जब उसे का ये सारा सेशन खत्म हो जाए, उसके बाद दोबारा से उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है और फिर फॉलो अप एक्शन करना है, मतलब उसके रिव्यू वगैरह देखने हैं और फिर एक रिजल्ट को इवेल्युएट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके 8 स्टेप होते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू के प्रोसेस में। नेक्स्ट टॉपिक आएगा पोटेंशियल अप्रेजल। क्या होता है? तो पोटेंशियल अप्रेजल इज अ प्रोसेस दैट इवैल्यूएट एन एम्प्लॉय फ्यूचर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है वो फ्यूचर में उसकी कितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है, जब हम इस चीज को मेजर करते हैं तो वो कहलाता है पोटेंशियल अप्रेजल। अनलाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल विच फोकस ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड करंट जॉब रिस्पांसिबिलिटी, पोटेंशियल अप्रेजल लुक एट एन एम्प्लॉय कैपेसिटी टू टेक और मोर चैलेंजिंग रोल, एक्वायर न्यू स्किल एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो एक एम्प्लॉय की पास्ट परफॉर्मेंस और करंट जॉब रिस्पांसिबिलिटी को इवैल्यूएट करता है, डेवलप करता है। लेकिन वहीं जो पोटेंशियल अप्रेजल होता है वो क्या देखता है कि फ्यूचर में एम्प्लॉय कितना कैपेबल है कि वो मोर चैलेंजिंग जॉब को ले पाएगा, मोर चैलेंजिंग रोल को हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो चीज आती है आपकी पोटेंशियल अप्रेजल में। अब इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या करता है? आइडेंटिफाइंग एम्प्लॉय विद हाई पोटेंशियल फॉर फ्यूचर लीडरशिप पोजीशन। ऐसे एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करता है जिसमें अच्छी लीडरशिप स्किल होती है और जो फ्यूचर के लिए सूटेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, ये एम्प्लॉय को डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करता है जिससे उसका डेवलपमेंट हो सके और वो फ्यूचर में और अच्छे रोल को और अच्छी अपॉर्चुनिटी को टैकल कर सके। सक्सेशन प्लानिंग, तो आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सक्सेसर फॉर की पोजीशन। इससे क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग होती है कि आगे आने वाली की पोजीशंस के लिए कौन सा एम्प्लॉय बेटर है, किस एम्प्लॉय को हम प्रमोट करके और हायर की पोजीशन पर पहुंचा सकते हैं। स्किल असेसमेंट, तो इससे जो एम्प्लॉय की एग्जिस्टिंग स्किल, कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी है वो भी असेस होती है और क्या नई कैपेबिलिटी और स्किल वो एक्वायर कर सकता है वो चीज भी असेस होती है। फिर आता है करियर प्लानिंग। तो ये जो पोटेंशियल अप्रेजल है इससे एक एम्प्लॉय की करियर प्लानिंग होती है क्योंकि उसे वेरियस टाइप के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है फ्यूचर में और अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर का। तो एम्प्लॉय वेलफेयर रेफर्स टू द वेलबीइंग, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक एम्प्लॉय है उसकी ओवरऑल वेलबीइंग, उसकी हेल्थ, उसकी हैप्पीनेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करके रखना जो होता है वो चीज कहलाता है एम्प्लॉय वेलफेयर। इट इनकम्पासेस वेरियस इनिशिएटिव, प्रोग्राम, पॉलिसी डिजाइन टू प्रमोट द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग ऑफ एन एम्प्लॉय। इसके अंदर वेरियस टाइप के आपके प्रोग्राम और पॉलिसीज आ जाते हैं जो कि एक एम्प्लॉय की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंड क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट देयर नीड एंड इंटरेस्ट, और एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि एम्प्लॉय की नीड और इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है। अब देखिए इसमें क्या क्या की एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी, तो प्रोवाइडिंग सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट दैट कंप्लाई विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन एंड इंप्लीमेंटिंग मेजर टू प्रिवेंट वर्कप्लेस एक्सीडेंट, इंजरीज एंड इलनेस। ये इसमें क्या करा जाता है? सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है एम्प्लॉय को, जिससे क्या होता है जो सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं उनको भी फॉलो कर लिया जाता है और किसी भी तरीके की वर्कप्लेस एक्सीडेंट, इंजरी और इलनेस को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वर्क लाइफ बैलेंस, तो सपोर्टिंग एम्प्लॉय इन अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन देयर वर्क रिस्पांसिबिलिटी एंड पर्सनल लाइफ थ्रू फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, पेड ऑफ, फैमिली फ्रेंड पॉलिसी एंड वेलनेस प्रोग्राम। इसकी मदद से क्या करा जाता है? एम्प्लॉय के अंदर एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करा जाता है, मतलब जो उसकी वर्क लाइफ होती है और पर्सनल लाइफ होती है उसे दोनों को एक तरीके से बैलेंस करा जाता है और उसे टाइम प्रोवाइड करा जाता है, पेड टाइम ऑफ दिया जाता है कि वो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सके। फिर आता है एम्प्लॉय बेनिफिट, तो ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट पैकेज दैट एड्रेस एम्प्लॉय नीड्स सच एज हेल्थ कवरेज, रिटायरमेंट प्लान, पेड लीव एंड अदर पर्क्स दैट कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड वेलबीइंग। एम्प्लॉय को भी इससे कई सारे बेनिफिट होते हैं। इसके अंदर उसे हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करवाई जाती है, रिटायरमेंट प्लान दिया जाता है, पेड लीव दी जाती है और कई सारे बेनिफिट दिए जाते हैं जिससे उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन होता है।
फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉय टू एनहांस देयर स्किल नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार, करियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव दैट सपोर्ट देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है कि वो अपनी स्किल नॉलेज और कॉम्पिटेंसी को भी इनहांस कर सके, जिससे उसका ओवरऑल करियर डेवलपमेंट हो सके। फिर आता है एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, तो ऑफरिंग कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड रिसोर्स टू हेल्प एम्प्लॉय मैनेज पर्सनल एंड वर्क रिलेटेड चैलेंजेस, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। एम्प्लॉय को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है, काउंसलिंग वगैरह दी जाती है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाती है और रिसोर्सेज दिए जाते हैं, जिससे वो अपने पर्सनल और वर्क रिलेटेड जो भी चैलेंजेस इश्यूज वगैरह हैं उन्हें अच्छे से मैनेज कर सके। फिर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो एक्नॉलेजिंग एंड रिवॉर्डिंग एम्प्लॉय फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस थ्रू रिकॉग्निशन प्रोग्राम, इनिशिएटिव, बोनसेस एंड अदर फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन दैट बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। ऐसे एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करें, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दें, अचीवमेंट करें, उनको रिकॉग्नाइज करना है, एक्नॉलेज करना है और उन्हें रिवॉर्ड वगैरह देने हैं, जिससे उनका मोरल बूस्ट हो और वो मोटिवेट रहें और अच्छे से काम करने के लिए। ठीक है, बेनिफिट क्या क्या होते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के, तो सबसे पहले इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अब अगर एक एम्प्लॉय को कई सारे बेनिफिट प्रोवाइड करवाए जाएंगे हेल्थ से रिलेटेड, उसकी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए, वर्क लाइफ को मैनेज करने के लिए, तो इससे क्या होता है एम्प्लॉय सेटिस्फाई फील करता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से काम करता है। इंप्रूव रिटेंशन रेट, अब अगर उसे सारे बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे तो कोई भी एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का और एम्प्लॉय का दोनों का रिटेंशन रेट बढ़ जाता है। फिर आता है इनहांस प्रोडक्टिविटी, अब अगर एम्प्लॉय की सारी विशेष जो है वो सेटिस्फाई कर दी जाएंगी, मोटिवेटेड रहेगा, मोरल बूस्ट होगा एम्प्लॉय का, तो उससे क्या होता है उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से काम करता है। फिर है रिड्यूस एब्सेंटेज एंड टर्नओवर, वही चीज है, कोई भी एम्प्लॉय कब छुट्टी लेता है, जब उसे कोई स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है। अब जब वो सारी चीजें प्रॉब्लम हैंडल कर ली जाएंगी तो फिर वो ना तो छुट्टी लेगा और ना ही टर्नओवर करेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करेगा। फिर पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर पॉजिटिव हो जाता है, जिसमें एम्प्लॉय सपोर्टेड, रिस्पेक्टेड और वैल्यूड फील करते हैं। फिर आता है अट्रैक्शन ऑफ टॉप टैलेंट, इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप टैलेंट, जो अच्छा टैलेंट होता है वो अट्रैक्ट होता है कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का ध्यान रखा जाता है, एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिलते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं एम्प्लॉय को, तो इससे अच्छे अच्छे जो टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस का, तो वर्क लाइफ बैलेंस रेफर्स टू इक्विलिब्रियम बिटवीन टाइम एंड एफर्ट इंडिविजुअल डेडिकेट टू देयर प्रोफेशनल वर्क एंड देयर पर्सनल लाइफ इंक्लूडिंग फैमिली, लीजर एंड नॉन वर्क एक्टिविटी। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है, टाइम और एफर्ट जो एक इंडिविजुअल देता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और टाइम एंड एफर्ट जो एक इंडिविजुअल देता है अपनी पर्सनल लाइफ को, इन दोनों के बीच का जो एक इक्विलिब्रियम होता है उसे कहा जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। Achieving a healthy work-life balance is essential for overall well-being and can have a significant impact on individual happiness, productivity and overall quality of life. एक healthy work-life balance किस लिए जरूरी है, एक एम्प्लॉय की overall well-being के लिए जरूरी है, क्योंकि इसका जो impact होता है वो इंडिविजुअल की हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क पर पड़ता है। ठीक है, जरूरत क्या होती है एक हेल्थ वर्क लाइफ बैलेंस की, तो हेल्थ एंड वेलबींग, एम्प्लॉय को अपनी हेल्थ और वेलबींग को मेंटेन करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत पड़ती है, जिससे वो या तो ज्यादा काम ना करे या ज्यादा ही टाइम अपनी पर्सनल लाइफ को ना दे दे, ताकि वो एक बैलेंस मैनेज कर सके, दोनों के लिए जितना अप्रोप्रिएट टाइम होता है उतना उन्हें दे सके। फिर आता है प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, वर्क लाइफ बैलेंस से क्या होता है, अगर एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, फोकस्ड रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। फिर रिलेशनशिप एंड फैमिली, तो वर्क लाइफ को बैलेंस करके वो अप्रोप्रिएट टाइम दे पाएगा अपनी फैमिली को, जिससे उसकी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप वगैरह भी खराब नहीं होगी। फिर है मेंटल हेल्थ, तो अगर अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो जो एम्प्लॉय होगा वो रिचार्ज, रिलैक्स और इंगेज रहेगा ऐसी एक्टिविटी में जिससे उसे जॉय मिले, फुलफिलमेंट हो उसकी जो भी डिजायर्स हैं, और इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी स्टेट में रहती है। फिर आता है रिटेंशन एंड एंगेजमेंट, अब अगर एम्प्लॉय को कोई स्ट्रेस वगैरह ही नहीं होगा, वर्क लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अप्रोप्रिएट टाइम वो दोनों चीजों को दे पाएगा, सेटिस्फाइड रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से काम करेगा। फिर इससे ओवरऑल जो हैप्पीनेस है एम्प्लॉय की वो भी बढ़ती है, जब उसकी सारी चीजें, सारी डिमांड, सारी डिजायर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो खुश रहेगा, किसी भी तरीके की उसे परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है,
इंपॉर्टेंस क्या होती है वर्क लाइफ बैलेंस की, वही सारी चीजें रिपीट हुई है। हेल्थ एंड वेलबींग, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप एंड फैमिली, मेंटल हेल्थ और एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एंगेजमेंट, वही सारे पॉइंट हैंगे, सेम हैंगे, बस उनको दो अलग अलग टॉपिक में करके मैंने बता दिया है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है तो आप इसे लिख सकें। ठीक है, यहाँ तक आपका ये एम्प्लॉय वगैरह के बारे में था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का। तो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड क्या पॉलिसी है, क्या प्रैक्टिस है, क्या प्रोसीजर है और क्या सिस्टम है, उसको जब रिव्यू करा जाता है, इवैल्यूएट करा जाता है, तो वो चीज कहलाती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। The purpose of conducting a human resource audit is to assess the effectiveness, efficiency, compliance and alignment of HR practice with organization strategic goals and objective। जो पर्पस होता है HR ऑडिट का वो क्या होता है, ये देखना कि जो HR प्रैक्टिस है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल और ऑब्जेक्टिव के साथ इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, कंप्लाई कर रही है और अलाइन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव के साथ। फीचर्स क्या क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के, तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। तो HR ऑडिट इन्वॉल्व थोरो एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन HR फंक्शन इंक्लूडिंग पॉलिसी, प्रैक्टिस, प्रोसीजर, सिस्टम एंड कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है ऑर्गेनाइजेशन की HR पॉलिसी, HR प्रैक्टिस, HR प्रोसीजर, सिस्टम एंड कंप्लायंसेस का। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। तो ऑडिट इज टिपिकली कंडक्टेड बाय इंटरनल HR टीम और एक्सटर्नल कंसल्टेंट हु प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन HR प्रैक्टिस। दिस हेल्प आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। ये जो ऑडिट है वो कोई भी कर सकता है, चाहे तो इंटरनल ऑडिट कर सकता है या कोई बाहर का पर्सन इसे कंडक्ट कर सकता है। इससे की मदद से ऑर्गेनाइजेशन को उसके स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और एरिया फॉर इंप्रूवमेंट के बारे में पता लगता है। कस्टमाइज अप्रोच होती है। तो HR ऑडिट कैन बी टेलर टू मीट स्पेसिफिक नीड एंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी अलग अप्रोच हो सकती है, कोई एक फॉर्मेटेड स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल होता है। फिर आता है बेंचमार्किंग। तो ऑडिट के अंदर इसमें आपको एक बेंचमार्क सेट करना होता है जिसके अगेंस्ट HR प्रैक्टिस को मेजर करा जाता है और ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है और उसमें कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो ऑडिट होता है HR ऑडिट, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है पोटेंशियल रिस्क और कंप्लायंस इशू जो कि HR प्रैक्टिस, पॉलिसी और प्रोसीजर से रिलेटेड होते हैं, कि ऐसे क्या क्या रिस्क है HR पॉलिसी, प्रैक्टिस या प्रोसीजर में जिन्हें फॉलो करना चाहिए था या फॉलो नहीं किया जा रहा है और उन्हें प्रोएक्टिवली मिटिगेट किया जाता है। फिर है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। तो HR ऑडिट असेस द अलाइनमेंट ऑफ HR प्रैक्टिस विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, हेल्प इंश्योर द HR इनिशिएटिव सपोर्ट द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। जो ये HR ऑडिट होता है ये देखता है कि जो HR की प्रैक्टिस है, मतलब HR की पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो भी पॉलिसी वगैरह है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है HR ऑडिट का। तो HR ऑडिट इंश्योर दैट HR डिवीजन रनिंग स्मूथली एज अ पार्ट ऑफ इट्स मिशन। इट असेस HR डिपार्टमेंट वर्किंग कंडीशन एंड थोरोनेस विद द रूल एंड प्रोसीजर आर पुट इनटू प्रैक्टिस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि HR डिवीजन है, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो स्मूथली रन कर रहा है, उसका जो मिशन है वो उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना होता है। फिर एरर मेड बाय ह्यूमन रिसोर्स व्हाइल कैरिंग आउट देयर ड्यूटी आर क्विकली आइडेंटिफाई। अगर ह्यूमन जो एम्प्लॉय होंगे उनके परफॉर्म करते समय कोई एरर हो जाती है तो उसे ये आइडेंटिफाई करता है। HR प्रोसेस आर एग्जाम टू डिटरमाइन इफ दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एज पर कंपनी स्टेबलाइज्ड रूल्स एंड नॉर्म्स। ये भी इंश्योर करता है कि जो HR ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रोसेस हैं वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेबलाइज कर रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन ने उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करे गए हैं या नहीं करे गए हैं। नेक्स्ट है HR ऑडिट इवैल्यूएट द वेरियस बिजनेस प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई वेस्टफुल और अननेसेसरी एक्सपेंडिंग। इसके साथ में ये वेरियस टाइप के प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करता है जो कि जरूरी नहीं होते हैं और अननेसेसरी एक्सपेंस उन पर हो रहा होता है, तो उन्हें आइडेंटिफाई करता है और उन्हें स्टॉप करता है। The regular evaluation of employee behavior and activity via HR audit keep help worker disciplined and aware of their personal accountability for the sake of business। ये वर्कर को भी डिसिप्लिन में रखता है क्योंकि उन्हें पता होता है जब कि हाँ कभी भी HR ऑडिट हो सकता है, तो वो अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से हमेशा काम करते हैं। By doing so, HR मैनेजमेंट is transformed from theoretical to measurable field। वैसे जो HR मैनेजमेंट होती है वो एक थ्योरेटिकल फील्ड होती है, लेकिन जब HR ऑडिट उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो एक मेजरेबल फील्ड हो जाती है, मतलब उसे भी मेजर कर लिया जाता है। Human resource audit should also help business to ready to defend themselves in court if any of troublesome worker decided to sue the company। HR ऑडिट और किस चीज में हेल्प करता है, बिजनेस को डिफेंड करने में कोर्ट के अंदर हेल्प करता है
कि अगर कभी टाइम पर कोई वर्कर है वो इसको शीव कर देता है कोड के अंदर कंपनी को, तो फिर उसे डिफेंड करने में भी एचआर ऑडिट हेल्प करता है, क्योंकि सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वगैरह एविडेंस होते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है एचआर ऑडिट का? सबसे पहले आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव स्टेबलाइज करना होता है कि आप ये एचआर ऑडिट कंडक्ट किस लिए करवा रहे हैं। उसके बाद आपको एक राइट टीम को सिलेक्ट करना होता है जो कि एचआर ऑडिट कंडक्ट करेगी। फिर डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट, आपको एक चेकलिस्ट क्रिएट करनी होती है कि आप क्या क्या चीजें चेक करेंगे एचआर ऑडिट के अंदर। फिर गैदर डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिर आप उससे रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर जहाँ से भी। फिर कंडक्ट इंटरव्यू एंड सर्वे, जो एचआर पर्सनल है एम्प्लॉयज हैं उनका सर्वे करते हैं और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। फिर असेस लीगल कंप्लायंस, देखते हैं कि एचआर ऑडिट को कंडक्ट करवाने के लिए जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं वो सारी की गई है या नहीं करी गई। फिर एवेल्युएट एचआर प्रोसेस एंड सिस्टम, जो भी एचआर के प्रोसेस हैं और सिस्टम है, मतलब जो एचआर को ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी प्रोसेस परफॉर्म किए जा रहे हैं और जो भी सिस्टम यूज करे जा रहे हैं उन्हें सबसे पहले इवेल्युएट करते हैं। फिर बेंचमार्किंग एंड बेस्ट प्रैक्टिस एनालिसिस, फिर उनके बेसिस पर आप बेंचमार्क सेट करते हैं कि क्या बेंचमार्क है जिसके अगेंस्ट हमें परफॉर्मेंस मेजर करनी है। फिर आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है एचआर से रिलेटेड, क्या वीकनेस है वो आइडेंटिफाई करनी है। फिर डेवलप एक्शनेबल रिकमेंडेशन, फिर आपने क्या क्या ढूंढा इस ऑडिट से, क्या क्या मिला आपको और उसके लिए क्या एक्शंस आप लेना चाहते हैं वो चीज डिसाइड करनी होती है। क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान, फिर उन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक प्लान क्रिएट करना होता है। मॉनिटर प्रोग्रेस एंड फॉलो अप, फिर वो जब आप प्लान इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो फिर आपको रेगुलर कंटिन्यूअसली उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना होता है और फॉलो अप करना होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या हो जाते हैं एचआर ऑडिट करवाने के? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कंप्लायंस इशू, की एक ऑर्गेनाइजेशन को एचआर से रिलेटेड क्या क्या कंप्लायंस करनी है ये चीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। फिर इंप्रूव एचआर इफेक्टिवनेस, एचआर की इफेक्टिवनेस, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें हमेशा एक डर रहता है कि कभी भी एचआर ऑडिट कंडक्ट हो सकता है और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सकता है, तो वो इफेक्टिवली तरीके से काम करते हैं। फिर इनहांस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, अब जब एचआर पर्सनल है वो अच्छे से काम करेंगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। फिर अलाइन एचआर विद बिजनेस गोल, ये एचआर एक्टिविटीज को बिजनेस के गोल के साथ अलाइन करने में, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। फिर आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एचआर रिसोर्सेज में क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है वो चीज को आइडेंटिफाई करता है। इनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाता है, क्योंकि जब उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है तो उन्हें फीडबैक दी जाती है जिससे वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और अच्छे से काम करते हैं। फिर ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, एचआर ऑडिट की मदद से ऑप्टिमाइजली रिसोर्स एलोकेट हो पाते हैं कि जिस टाइप के एम्प्लॉय की जिस जगह पर जरूरत है हम उन्हें वहाँ प्लेस कर पाते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या क्या हो जाते हैं? तो रिसोर्स इंटेंसिव होता है, इसमें रिसोर्स बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, क्योंकि कई सारे तरीके के कंसल्टेंट, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, पर्सोनल, अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है इसे कंडक्ट करवाने के लिए। डिसरप्शन टू ऑपरेशन, जब ये एचआर ऑडिट कंडक्ट करा जाता है तो जो एक्चुअल ऑपरेशन होता है वो कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ता है। फिर आता है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, कई बार क्या होता है एम्प्लॉय एचआर ऑडिट करवाने में प्रॉब्लम दिखाते हैं, क्योंकि या तो हो सकता है वो एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है या उन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो अच्छे से एचआर ऑडिट नहीं कंडक्ट करने देते, डिसरप्ट करते हैं। फिर लिमिटेड स्कोप होता है कि इसका की लिमिटेड एरिया को कवर करता है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर नहीं करता है, सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट को कवर करता है। पोटेंशियल फॉर नेगेटिव फाइंडिंग भी मिल सकती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो फिर उस टाइम पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, उसको पूरी तरीके से इवेल्युएट करता है, ऑर्गेनाइजेशन से जवाब मांगता है, उसको करेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेता है, कई सारी चीजें हो जाती हैं अगर कोई भी नेगेटिव फाइंडिंग आती है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनालिसिस, एचआर को एनालिसिस करना, क्योंकि एचआर जो है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसे मेजर करना न्यूमेरिकल टर्म्स में एक कई बार कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। फिर लैक ऑफ फॉलो अप, विदाउट अ क्लियर प्लान फॉर फॉलो अप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट रिकमेंडेशन द प्रोसेस मे नॉट लीड टू टेंजिबल इंप्रूवमेंट। इसके लिए आपको पूरा एक फॉलो अप और इम्प्लीमेंटेड ऑडिट प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, तभी आप इसे कंडक्ट कर पाते हैं, वरना आप इसे कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आपका एचआर ऑडिट का कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट कोचिंग क्या होती है? तो कोचिंग इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस वेयर अ एक्सपीरियंस इंडिविजुअल प्रोवाइड गाइडेंस, सपोर्ट एंड फीडबैक टू हेल्प अनदर पर्सन इंप्रूव देयर स्किल, परफॉर्मेंस एंड अचीव द गोल। कोचिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल होता है वो अपने से लोअर लेवल के पर्सन को सपोर्ट करता है, फीडबैक प्रोवाइड करवाता है, जिससे वो अपनी स्किल, परफॉर्मेंस और गोल को अचीव कर सके। The primary goal of coaching is to facilitate learning, growth and self-awareness in the coachee, enabling them to reach their full potential and excel in their role.
जो इसका गोल होता है वो क्या होता है, एक जो सबॉर्डिनेट है या जो आपका नीचे का पर्सन है, इंडिविजुअल है जो आपसे नीचे लेवल पर है, उसकी ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकें, आप लर्निंग बढ़ा सकें, जिससे उसकी वो अपनी फुल पोटेंशियल को जान सके और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके। Effective coaching involve active listening, asking powerful questions, provide constructive feedback, setting clear goal and offer support and encouragement। एक अच्छी कोचिंग क्या होती है, जिसके अंदर एक्टिव लिसनिंग हो, पावरफुल क्वेश्चन आस्क करे जाएं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करवाई जाए, गोल्स क्लियरली सेट किए जाएं, सपोर्ट ऑफर करी जाए और एनकरेजमेंट करी जाए। कोचिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कोचिंग कैसी भी हो सकती है, फॉर्मल हो सकती है या इनफॉर्मल हो सकती है। इट कैन बी यूज्ड फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, करियर एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। इसका यूज हम कई सारी चीजों के लिए कर सकते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, स्किल एनहांसमेंट के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए, करियर एडवांसमेंट के लिए और पर्सनल ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये था आपका कोचिंग। फीडबैक क्या होती है? फीडबैक इज द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल अबाउट देयर परफॉर्मेंस, बिहेवियर और एक्शन विद द इंटेंशन ऑफ फैसिलिटेटिंग इंप्रूवमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एक पर्सन को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके एक्शंस के बारे में, किस इंटेंशन से कि वो इन चीजों को इम्प्रूव करेगा, लर्निंग मिलेगी उसे और उसका डेवलपमेंट होगा, तो उस चीज को कहा जाता है फीडबैक। फीडबैक कैसी भी हो सकती है, एक पॉजिटिव फीडबैक हो सकती है, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो सकती है और ये स्पेसिफिकली टाइमली और एक्शनेबल भी हो सकती है। Effective feedback is focused on behavior rather than personal characteristic, is delivered in a respectful and non-judgmental manner and encourage two-way communication। एक इफेक्टिव फीडबैक वही होती है जो कि बिहेवियर के ऊपर फोकस करे, ना कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पे, और एक रिस्पेक्टफुल वे और नॉन जजमेंटल मैनर में ये फीडबैक प्रोवाइड करवाई जाती है। Feedback can come from various sources including supervisor, peers, subordinate, customer and self-assessment tool, and it play a crucial role in driving individual and organizational growth। फीडबैक क्या है? ये कई सारे सोर्सेज से आती है, सुपीरियर से, स्पीड से, सबऑर्डिनेट से, कस्टमर से, सेल्फ असेसमेंट टूल से, और एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ में। Feedback should be a part of continuous feedback loop where individual receive feedback, reflect on it, take action to improve and seek further feedback to assess progress। जो फीडबैक है ये एक तरीके से कॉन्टिन्यूस होती है, इसके अंदर एक इंडिविजुअल को फीडबैक मिलती है, वो उसको पर ध्यान देता है, उसके जो एक्शंस होते हैं उन्हें इम्प्रूव करता है और दोबारा से यही प्रोसेस बिगिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा करियर प्लानिंग का। तो करियर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग करियर गोल बाय आइडेंटिफाई वन स्किल, इंटरेस्ट, वैल्यू एंड एस्पिरेशन एंड अलाइन देम विद अपॉर्चुनिटी इन जॉब मार्केट। करियर प्लानिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक इंडिविजुअल के गोल्स को, करियर के गोल को सेट करते हैं और उसे अचीव करवाने में हेल्प करवाते हैं, उसकी स्किल को, इंटरेस्ट को, वैल्यू को आइडेंटिफाई करके और उसे एस्पायर करके और उसकी जो भी ये एक्टिविटीज हैं उन्हें अलाइन करके जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनके साथ, तो उस चीज को कहा जाता है करियर प्लानिंग। कुछ की कंपोनेंट हैं, सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करना होता है इसमें। तो स्टार्ट बाय असेसिंग योर स्किल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट एंड वैल्यू। इसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी स्किल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट और वैल्यू को असेस करना होता है। फिर गोल सेटिंग आती है, तो सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक करियर गोल बेस्ड ऑन योर सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर आपको अपने गोल सेट करने होते हैं कि आपको क्या अचीव करना है। गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन के साथ अलाइन करने चाहिए। फिर आता है एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। तो एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शन दैट मैच योर स्किल, इंटरेस्ट एंड वैल्यू। फिर आपको वो करियर ऑप्शन आइडेंटिफाई करने हैं जो कि आपकी स्किल, इंटरेस्ट और वैल्यू के साथ मैच करते हों और उन्हें अडॉप्ट करना है। फिर स्किल डेवलपमेंट, तो आइडेंटिफाई एनी गैप इन योर स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर डिजायर्ड करियर पाथ। अब जो आपने गोल सेट करा है उसको अचीव करने के लिए आपके जो आपका जो ये है पैथ है उसमें क्या क्या गैप हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उन्हें फिलअप करने की कोशिश करनी है। फिर एक्शन प्लान, डेवलप एन डिटेल एक्शन प्लान विद स्पेसिफिक स्टेप, टाइमलीनेस टू अचीव योर करियर गोल। फिर आपको एक एक्शन प्लान आइडेंटिफाई करना है, डेवलप करना है, जिससे आप अपने जो आपके गोल हैं उन्हें अचीव कर सकें। फिर कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड एडेप्टेशन। फिर आपको जो आपने ये एक्शन प्लान बनाया है उसे इम्प्लीमेंट करना है, इसकी कंटिन्यूस लर्निंग रखनी है और एडेप्ट करना है कि अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो उसके वजह से अगर एक्शन प्लान में कोई चेंज करने की जरूरत हो तो आप उसे चेंज कर सकें। ठीक है, प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग क्या होता है? यही 6 स्टेप होते हैं जो हमने करे। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करना होता है, फिर एक्सप्लोरेशन करना होता है, मतलब आइडेंटिफाई करना होता है, फिर गोल सेट करना होता है, आपको अपना स्किल को डेवलपमेंट करना होता है कि जो भी आपको ऐसी स्किल डेवलपमेंट करनी है जिससे आपका जो गैप आ रहे हैं आपके करियर के पैथ में वो फिलअप किए जा सकें। फिर एक्शन प्लान डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसका रेगुलरली इवेल्युएशन करना है। अगर उसमें कोई भी डेविएशन आती है तो उसे आपको एडजस्ट करना है। ये आपके 8 स्टेप होते हैं करियर प्लानिंग के प्रोसेस में। ठीक है,
सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है? तो सिस्टम डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम और एप्लीकेशन टू मीट स्पेसिफिक बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन नीड। स्पेसिफिक बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल नीड के लिए जब आप एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और मेंटेन करते हैं, तो जो ये प्रोसेस होता है ये कहलाता है आपका सिस्टम डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप एंड एक्टिविटी एम्ड एट डेवलपिंग हाई क्वालिटी, एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ये एक सीरीज ऑफ स्टेप होती है जिसके अंदर आप क्या ध्यान रखते हैं कि एक हाई क्वालिटी का एफिशिएंट, रिलायबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन डेवलप किया जा सके। सिस्टम डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होती है जिसके अंदर आप डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट की क्या जरूरत है, किस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रिक्वायरमेंट है इस सिस्टम की। फिर एनालिसिस करना होता है जिसमें आप क्या करते हैं, गैदर एंड एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरव्यू, सर्वे एंड वर्कशॉप। इंटरव्यू वगैरह की मदद से, सर्वे की मदद से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि किस यूजर के लिए ये जरूरी है। फिर डिजाइन करते हैं आप, डिजाइन में क्या करते हैं, डेवलप अ डिटेल सिस्टम डिजाइन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट गैदर ड्यूरिंग द एनालिसिस। एनालिसिस में आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी है उसके बेसिस पर आप एक डिटेल सिस्टम को डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट में आता है राइट कोड एंड इम्प्लीमेंट द सिस्टम बेस्ड ऑन डिजाइन स्पेसिफिकेशन। डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उसकी कोडिंग वगैरह करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं उस सिस्टम को। फिर टेस्टिंग करते हैं, तो परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ टेस्टिंग सच एज यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्चुअल में वर्क स्टार्ट करवाने से पहले आप उस सिस्टम को टेस्ट करते हैं कई सारे अलग अलग टेस्टिंग के मेथड्स की मदद से। फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट में क्या आता है, प्रिपेयर फॉर सिस्टम डिप्लॉयमेंट बाय पैकेजिंग द सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग, इंस्टॉलिंग प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटिंग यूजर मैनुअल। डिप्लॉयमेंट में जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है फिर उसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं जहाँ पर उसे परफॉर्म होना होता है। साथ में आप उसकी मेंटेनेंस करते हैं, जब वो वर्क कर रहा होता है तो रेगुलरली उसकी देखभाल करना, उसको मेंटेन करना करा जाता है। इवेल्युएट करा जाता है कि जैसा वर्क इसे परफॉर्म करना चाहिए वैसा वर्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये था आपका सिस्टम डेवलपमेंट का कंसेप्ट। सारी चीजें आपको लिख कर दे रखी है, आप इन्हें बस एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है एचआर अकाउंटिंग क्या होती है? तो एचआर अकाउंटिंग रेफर्स टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड कॉस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में इनकर करी जा रही है उसको मैनेज करें और उसको रिपोर्ट करें, तो वो चीज कहलाती है आपकी एचआर अकाउंटिंग। इट इन्वॉल्व ट्रैकिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन वेरियस एक्सपेंस रिलेटिंग टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं उन्हें ट्रैक करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट करना। इसके अंदर आता है सच एज सैलरी हो गई, बेनिफिट, ट्रेनिंग हो गई, रिक्रूटमेंट हो गई, और जितनी भी एचआर की एक्टिविटी होती है उन पर जो भी एक्सपेंस होता है उन सारी चीजों को ट्रैक, एनालाइज और रिपोर्ट करना एचआर अकाउंटिंग के अंदर आता है। द गोल ऑफ एचआर अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योर एक्यूरेट बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू एचआर इन्वेस्टमेंट। एचआर अकाउंटिंग का गोल क्या होता है? ये एक इनसाइट्स प्रोवाइड करवाता है कि जो ह्यूमन कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है, मतलब वो उसके ऊपर कितना खर्चा करा जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, एक एक्यूरेट बजट बना सकें, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें और एचआर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकें। ठीक है, फीचर्स क्या क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के? तो वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसकी मदद से आप ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन कर पाते हैं। वैसे तो वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, लेकिन एचआर अकाउंटिंग की मदद से आप उसे मॉनेटरी टर्म्स में भी वैल्यू कर पाते हैं। फिर इंटीग्रेशन विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो जो एचआरए इंटीग्रेट करता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसेट इंक्लूडिंग ह्यूमन कैपिटल। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है वो एचआर इंफॉर्मेशन को जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसके साथ इंटीग्रेट कर देता है, जिसकी मदद से हमें कंपनी के एक्चुअल एसेट्स के बारे में पता लग पाता है कि कंपनी का एक्चुअल एसेट्स का वैल्यूएशन क्या है। फिर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये ह्यूमन कैपिटल को मेजर करता है, मॉनेटरी टर्म है उनकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को। रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, तो ह्यूमन रिसोर्स आर कंसीडर्ड इंटेंजिबल एज दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज अ ड्राइवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उन्हें एक तरीके का इंटेंजिबल एसेट माना जाता है क्योंकि उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये उसकी परफॉर्मेंस को भी आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है और मेजर करता है। फिर आता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो एचआरए प्रोवाइड करवाता है इंसाइट जिसकी मदद से स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं वर्कफोर्स प्लानिंग से रिलेटेड, टैलेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, इन सारी चीजों से रिलेटेड। फिर आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, तो एचआर कैन बी यूज्ड, एचआरए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय एंड टीम बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये किस तरीके से मेजर करता है जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं कि वो कितना
कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर, कि ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस जनरेट कर रही है, फंड जनरेट कर रही है, रेवेन्यू ला रही है, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। ठीक है, प्रोसेस मेथड कौन कौन से होते हैं एचआर अकाउंटिंग के? कई सारे मेथड हैं। कोस्ट बेस्ड मेथड होता है, तो दिस मेथड इन्वॉल्व मेजरिंग कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। इट फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन। कोस्ट बेस्ड मेथड में हम कैसे मेजर करते हैं कि हमने एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने में और डेवलप करने में कितना खर्चा करा, उसके बेसिस पर जब परफॉर्मेंस मेजर करी जाए वो कहलाती है आपकी कॉस्ट बेस्ड मेजर। फिर आता है इकोनॉमिक वैल्यू मेथड, तो दिस मेथड एम टू मेजर द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय एस्टिमेटिंग द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय। इकोनॉमिक वैल्यू मेथड में क्या होता है, एक एम्प्लॉय फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी अर्निंग करेगा, उसके बेसिस पर जब उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करा जाए तो वो कहलाता है आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। फिर आता है रिप्लेसमेंट मेथड, तो दिस मेथड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एम्प्लॉय विद सिमिलर स्किल्ड इंडिविजुअल टेकिंग इनटू अकाउंट रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में क्या करा जाता है, एक एम्प्लॉय को सेम स्किल वाले एम्प्लॉय के साथ रिप्लेस करने में क्या खर्चा आएगा, उसको बेसिस पर जब मेजर करा जाए तो वो कहलाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ह्यूमन कैपिटल वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, तो इट मेजर द वैल्यू क्रिएटेड बाय ह्यूमन कैपिटल बाय कंपेयरिंग द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी एंड इट्स इंटेंजिबल एसेट। ह्यूमन कैपिटल ने कितनी वैल्यू क्रिएट करी है, मार्केट वैल्यू जो ऑर्गेनाइजेशन की अभी है और जो उसके इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू है, उनमें जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पर जब ये मेजर करी जाए तो वो कहलाता है ह्यूमन कैपिटल वैल्यू एडेड। फिर बैलेंस्ड स्कोर कार्ड अप्रोच, तो दिस मेथड अलाइन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग विद ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन by measuring human capital performance in relation to key performance indicators such as employee satisfaction, retention rate and productivity। बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच क्या होता है, इसके अंदर आपके एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन लेवल, उनके रिटेंशन रेट और प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर जब परफॉर्मेंस मेजर करी जाए वो कहलाती है बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस क्या कहता है, तो दिस मेथड इवैल्यूएट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल बाय कंपेयरिंग द फाइनेंशियल बेनिफिट गेन फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स इनिशिएटिव विद द कॉस्ट इनकर्ड। इसके अंदर हमने कितना खर्चा करा ह्यूमन कैपिटल के ऊपर और उनसे हमें क्या कंट्रीब्यूशन मिला, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पर जब मेजर करा जाए तो वो कहलाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेनिफिट क्या क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के, तो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग होती है कि अगर हमारे पास वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कॉस्ट और बेनिफिट से रिलेटेड तो हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कितना खर्चा करना है ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पर, ट्रेनिंग वगैरह पर, इन सारी चीज़ों से। फिर इनहांस्ड रिसोर्स एलोकेशन, जब हमारे पास क्वालिफाइंग वैल्यू होगी ह्यूमन कैपिटल की तो हम उन्हें अच्छे से रिसोर्स एलोकेट कर पाएंगे कि किस जगह पर हमें अच्छे रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, ये हमें पता लग पाएगा। फिर स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग, ये वर्कफोर्स की प्लानिंग में हेल्प करता है कि किस तरीके की स्किल और कॉम्पिटेंसी वाले वर्कफोर्स की हमारे पास कमी है जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, ये एक बेंचमार्क सेट कर देता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क, जिसके बेसिस पर परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है और उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाता है। फिर आता है स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर को ये समझाने में मदद करता है कि हमारे पास कितने वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कैसी ह्यूमन कैपिटल है जिसकी मदद से वो इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड डिसीजन ले पाते हैं। कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको एचआर ऑडिट कंडक्ट करवाना है, एचआर अकाउंटिंग रखनी है, तो वो चीज को कंप्लाई करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज फॉर एचआरडी के, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए क्या क्या फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, तो पहला होता है मटेरियल, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट सुपरवाइजर मस्ट प्रोवाइड इज रॉ मटेरियल। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे पहले मटेरियल प्रोवाइड करवाना होता है। रॉ मटेरियल के अंदर आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी तरीके के एसेंशियल, हाई क्वालिटी और फ्री फ्रॉम हजार्ड आइटम्स आ जाते हैं। फिर आता है आपका इक्विपमेंट में आपकी मशीनरी, टूल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो भी वो सारी चीजें इक्विपमेंट के अंदर आ जाती हैं। एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क कर रहे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन होती हैं, लाइटनिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। और पीपल तो आ ही जाते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं पीपल्स के अंदर कि किस स्किल, किस नॉलेज, लर्निंग वाले लोग ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं। फिर आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एचआरडी, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर द फंड एंड एसेट दैट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो फंड और एसेट जो एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट को फंड करते हैं और एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फाइनेंशियल रिसोर्स आर द मनी दैट कीप अ बिजनेस ऑपरेटिंग एंड देयर आर सेवरल वे अ बिजनेस विल रेज एंड यूज इट्स फाइनेंशियल रिसोर्स।
फाइनेंशियल रिसोर्स सिंपल टर्म में क्या आ जाता है, मनी जो बिजनेस यूज करती है अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेट होने के लिए, ठीक है। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस किस तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि इंटरनली जनरेटेड होते हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट हो गया, आपके रिजर्व्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, ये सारे आपके इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो फंड आप बाहर से जनरेट करते हैं, मतलब आपने लोन ले लिया, क्रेडिट पे ले लिया कहीं से फंड, वो सारी चीजें आ जाती है आपकी एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इतना कंटेंट है जो आपको कवर करना है, ना इससे ज्यादा कुछ करना है ना इससे कम करना है, इतना आपको करना ही करना है। थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, काफी अच्छे मार्क के लिए आपकी इस यूनिट में से क्वेश्चन आते हैं और इजी है कि यूनिट, ज्यादा टिपिकल यूनिट नहीं है। तो होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।